हेलो एवरीवन, मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोहली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, हीट ट्रांसफर के यूनिट 4 के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर मैं आप लोगों को रेडिएशन के बाकी के दो लॉज के बारे में बताने वाला हूँ। मेरी मिस्टेक थी कि लास्ट लेक्चर तक मैं एक्चुअली इसको यूनिट 5 कह रहा था। एक्चुअली हमारे यूनिट 4 है, ठीक है। एक्चुअली जीटीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग टू कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इंट्रोडक्शन पहला चैप्टर, फिर कंडक्शन, फिर कन्वेक्शन, फिर रेडिएशन, मतलब कि हमारा 4th यूनिट है, जिसके अंदर रेडिएशन के लास्ट दो लॉस, किरचॉफ्स लॉ और वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में बताने वाला हूं। दोनों लॉ अकॉर्डिंग टू जीटीयू एग्जामिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ्स लॉ ऐसा लॉ है जो 4 मार्क्स में आप लोगों को पूछा जा सकता है और इसी के बेस पर एग्जाम्पल के भी आने के चांसेस है। और वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ऐसा लॉ है कि जिसके अंदर आप लोगों को दो थियरी अलग अलग तरीके से पूछी जा सकती है और दोनों थियरी वेटेज करेगी या तो 4 मार्क्स के लिए या तो 7 मार्क्स के लिए। आप लोगों को सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थोड़ा ज्यादा अच्छी तरह से समझ के इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो दोनों थियरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये दो टॉपिक एटलीस्ट 4 to 7 मार्क्स का वेटेज रखते हैं, तो इसको अच्छी तरह से समझना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किरचॉफ्स लॉ के साथ में। किरचॉफ्स लॉ नेक्स्ट लॉ है, 4th लॉ। डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी। मैथमेटिकल फॉर्मूला है मेरे पास, E by alpha is equal to constant। अभी E मतलब क्या है, तो एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी, मैंने B नहीं लिखा है, ध्यान रखना। यहाँ पर मैंने सफिक्स में B नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पर ब्लैक बॉडी की बात नहीं हो रही है। अल्फा इज द सिंबल फॉर द एब्जॉर्प्टिविटी, जो कि मैंने मेरे लास्ट लेक्चर में आप लोगों को दिखाया था। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी दैट द एमिसिव पावर ऑफ एनी सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू द एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ ए बॉडी, emissive power of any substance या any body, emissive power of any body with respect to the absorptivity of that body is constant while the bodies are in thermal equilibrium with each other। ये याद रखना, थर्मल इक्विलिब्रियम टर्मिनोलॉजी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सेम कंडीशन। थर्मल का मतलब होता है थर्मल कंडीशन। थर्मल कंडीशन बेसिकली कंसीडर की जाती है द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल, हम लोग एक रूम के अंदर मान लो नंबर ऑफ गैसेस को फिल कर रहे हैं, लाइक ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। अभी आफ्टर सम टाइम व्हाट यू हैव टू डू, आप लोगों ने कांस्टेंट हीट एनर्जी ट्रांसफर की है। क्या होगा जब स्टेडी स्टेट कंडीशन आ रही है, एट दैट टाइम द टेम्परेचर ऑफ द हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ईच एंड एवरी सिंगल गैस विल हैव द सेम टेम्परेचर। अगर आप लोगों के पास में इस तरह से सेम टेम्परेचर की कंडीशन मिल रही है फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस, यहाँ पर डिफरेंट सब्सटेंसेस है, अगर ऐसे डिफरेंट सब्सटेंस के लिए आप लोगों को सेम टेम्परेचर मिल रहा है तो उस कंडीशन को बोला जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम, जो कि आप लोग पढ़ते थे अपने 3rd सेमेस्टर इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट के अंदर ड्यूरिंग योर बीई, ठीक है। ये वही कंडीशन किरचॉफ्स लॉ के लिए आप लोगों को अप्लाई करके चलनी है कि एमिसिव पावर आप किसी के भी लिए लो, कोई भी बॉडी आपके पास में हो, ब्लैक बॉडी हो, ओपेक बॉडी हो, व्हाइट बॉडी हो, ग्रे बॉडी हो, किसी के भी लिए लो, उस बॉडी की एमिसिविटी मतलब कि एमिसिव पावर उसके एब्जॉर्प्टिविटी के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होगी। कब? जब आप लोगों के पास में थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन बन रही है एट दैट टाइम। जैसे कि अब देखो, कभी भी ड्यूरिंग दी समर सीजन आप लोगों को अगर ये प्रैक्टिकली सोचना हो ना, प्रैक्टिकली फील करना हो, तो समर सीजन को पकड़ के चलना। समर सीजन के अंदर आफ्टर 12 PM और 1 PM जो 2 to 3 PM के बीच का टाइमिंग होता है ना, द टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस टाइमिंग इज रिमेन कांस्टेंट। जब समर का पीक टाइमिंग चल रहा है उस समय कभी भी टैली करना, ठीक है। जैसे कि अहमदाबाद का ये एरिया है तो आप लोगों को टेम्परेचर ड्यूरिंग दी मे मंथ के अंदर ड्यूरिंग द टाइमिंग बिटवीन 2 PM to 3 PM एटलीस्ट 44-45 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट मिलेगा। तो ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर वाली कंडीशन मिल रही है दैट इज द थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ। ये किरचॉफ्स लॉ का आप डिराइव इस तरह से करोगे। लेट्स से हमारे पास में इस तरह से एक लार्ज बॉडी है जो मैंने बाउंड्री के साथ में दिखाई हुई है, ठीक है। इस लार्ज बॉडी के ऊपर हम लोग यूनिफॉर्म टेम्परेचर कंसीडर करके चल रहे हैं कि जो भी रेडिएशन इस वॉल के ऊपर फॉल हो रहा है उसकी वजह से टेम्परेचर विल बी यूनिफॉर्म, मतलब कि स्टेडी स्टेट कंडीशन ऑलरेडी है। इस बॉडी के अंदर जस्ट कंसीडर वन मोर स्मॉल बॉडी। लेट्स से कि यहां पर एक छोटी सी बॉडी और हम लोगों ने रखी हुई है और यहां पर हम लोगों को जो एनर्जी मिलेगी दैट एनर्जी विल बी एमिटेड बिकॉज ऑफ दिस बॉडी, मतलब कि आपकी जो लार्ज बॉडी है उस लार्ज बॉडी से जो भी रेडिएशन एमिट होगा वो आपकी स्मॉल बॉडी के ऊपर होगा,
ठीक है। अभी लेट्स कंसीडर दैट ईबी इज द लार्ज बॉडी, मतलब कि आप लोगों को स्टैंडर्ड बॉडी को कंसीडर करके चलना है जो कि 100% एमिसिविटी रखता है, मतलब कि ब्लैक बॉडी। और स्मॉल बॉडी जो होगी वो कोई भी दूसरे टाइप की बॉडी होगी, व्हाइट, ऑपेक, ग्रे, कोई भी। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ एज्यूम ये करना है कि बॉडी वन, दिस वन इज द बॉडी वन, बॉडी वन लार्ज बॉडी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है। हम लोगों को ये एज्यूम करके चलना है, ठीक है। तो एनर्जी बॉडी वन की वजह से जो एमिट हो रही है, सॉरी लार्ज बॉडी की वजह से जो एनर्जी एमिट हो रही है और बॉडी वन जो एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है, ये दोनों का रेशियो क्या बनेगा? द रेशियो विल बी A1E1 इज इक्वल टू अल्फा 1 A1EB। A1 मतलब के आपके स्मॉल बॉडी का एरिया, E1 मतलब एमिसिव पावर ऑफ योर स्मॉल बॉडी। याद रखना, एमिसिव पावर ऑफ अ स्मॉल बॉडी विल बी इक्वल टू अल्फा 1 एब्सॉर्बिविटी ऑफ द वन बॉडी, A1 फिर से एरिया, एंड EB एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। जितनी अमाउंट की एनर्जी ये एब्सॉर्ब करेगा, द बॉडी विल रिजेक्ट द एनर्जी, विल बी इक्विलिब्रियम विद द लार्ज बॉडी। लार्ज बॉडी जितना एमिट कर रहा है उसके इक्वल में हम लोग कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने थर्मल इक्विलिब्रियम ये कंसीडर किया है। थर्मल इक्विलिब्रियम है तो आपका इक्वेशन भी ये बनेगा। अब क्या करना है? लेट्स रिप्लेस दिस A1 विद द A2। अभी हम कोई दूसरी बॉडी ले लेते हैं। कंडीशन यही रखनी है कि आप लोगों को थर्मल इक्विलिब्रियम ही मिलने वाला है। जस्ट एज्यूम दैट यू हैव चेंज्ड द बॉडी। अभी आप लोगों के पास में A2 एरिया के साथ में कोई बॉडी मिल रही है, द कंडीशन इज अगेन इट इज आल्सो इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट। तब इक्वेशन क्या बनेगा? A2E2 इज इक्वल टू अल्फा 2 A2 इनटू EB। दोनों इक्वेशन के अंदर ऑलमोस्ट वैल्यू सेम है। अगर वैल्यू सेम है तो हम इसको जनरलिटी के फॉर्म में लिखेंगे। जनरलिटी मतलब जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं इक्विवेलेंट करना, गुजराती में बोलते हैं सरखामणी करो, ठीक है। तो उसी फॉर्म के अंदर हम लोग कंसीडर करके चलेंगे। लेट्स से अगर ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर है तो वो एमिसिव पावर अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला क्या बनेगा? एमिसिव पावर ऑफ ए वन बॉडी टू द एब्सॉर्बिविटी ऑफ वन बॉडी, एमिसिव पावर ऑफ टू बॉडी टू द एब्सॉर्बिविटी ऑफ द टू बॉडी। इन शॉर्ट, जिस तरह से आप यहाँ पर बॉडी चेंज करते जाओगे, फाइनल में तो आपको थर्मल इक्विलिब्रियम ही मिलने वाला है। अगर फाइनल में थर्मल इक्विलिब्रियम ही मिलने वाला है, सो यू कैन से मैन टोटल एमिसिव पावर, टोटल तो नहीं है लेकिन मैन किसी भी बॉडी के लिए फाइनल, ठीक है, फाइनल एमिसिव पावर टू द फाइनल एब्सॉर्बिविटी। मतलब ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर किसके लिए होगा? द एमिसिव पावर ऑफ एनी सब्सटेंस टू द एब्सॉर्बिविटी ऑफ द एनी सब्सटेंस। क्लियर? लेट्स से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब डेफिनेशन एमिसिविटी की क्या बनती है? दैट एमिसिविटी इज द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ एनी सब्सटेंस टू द एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरी कोई भी बॉडी कितनी एनर्जी एमिट कर रहा है, उस रेशियो को हम लोग एमिसिविटी बोलते हैं। यहां पर क्या करो? EB को सब्जेक्ट हेड बना दो, योर एप्सिलॉन विल गो टू द डिनोमिनेटर इक्वल टू के राइट साइड जा रहा है। तो इक्वेशन क्या बनी? EB इज इक्वल टू E अपॉन एप्सिलॉन। यहां पर इक्वेशन क्या थी? EB इज इक्वल टू E अपॉन अल्फा। दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्विवेलेंट कर सकते हैं। अगर आप इक्विवेलेंट करोगे तो आपको मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू एप्सिलॉन। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि एट एनी टेम्परेचर इफ द बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, इफ द बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट दैट टाइम absorptivity of any body will be equal to emissivity of black body. Clear? अगर thermal equilibrium state है तो absorptivity of any body will be equilibrium with the emissivity of your black body. तो ये किरचॉफ्स लॉ था। 3 मार्क्स में आप लोगों को पूछा जा सकता है। 3 से 4 बार ये सवाल आ चुका है, तो इसको करना ही करना है, इसको स्किप मत करना है। नेक्स्ट, तो कुछ टाइम के क्वेश्चन इस चैप्टर में से जिसके 99% आने के चांसेस है, या तो 4 मार्क्स में या तो 7 मार्क्स में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आप लोगों को 2 तरीके से जीटीयू के अंदर पूछा जाता है। एक तो डायरेक्ट है कि भाई वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को डिफाइन करो और फॉर्मूला डिराइव करो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है दैट डिराइव एन इक्वेशन फॉर lambda max into T is equal to 2.98
सॉरी हाँ 2.898 कुछ इस तरह से आप लोगों को पूछा जा सकता है, या तो फिर लिखा होगा 2898 माइक्रोमीटर केल्विन। इस तरह से आप लोगों को पूछा जा सकता है। ये दो तरीके से सवाल आज तक जीटीयू में आए, तो इंपॉर्टेंट है 4 मार्क्स के लिए या तो 7 मार्क्स के लिए। शुरुआत करते हैं बेस डिस्प्लेसमेंट लॉ की। सबसे पहले डेफिनेशन, इट स्टेट्स दैट फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ प्रोडक्ट विथ टेम्परेचर, फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, लाइक दिस, ठीक है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ प्रोडक्ट विथ टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। मैक्सिमम वेवलेंथ अगर आपके पास में है और उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर आपके पास में है तो वैल्यू आप लोगों को कांस्टेंट मिलेगी। ये बेस डिस्प्लेसमेंट लॉ कहा जाता है। बेस डिस्प्लेसमेंट लॉ की वैल्यू डिफाइन होती है आपके प्लांक्स लॉ के बेस पर, जो कि मैंने मेरे लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था। ये होगा डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ द प्लांक्स लॉ, जिसका बेसिक इक्वेशन एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी, ये मैं डेफिनेशन के बेस पर कर रहा हूं क्योंकि हम लोगों को वेवलेंथ कंसीडर करना है इसके लिए। एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी फॉर गिवन वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है, फॉर गिवन वेवलेंथ। अभी आप लोगों को गिवन वेवलेंथ पहले कंसीडर करना है, जो कि बेसिक इक्वेशन था। एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी फॉर ए गिवन वेवलेंथ इज गिवन बाय C1 lambda raised to -1 divided by exponential C2 upon lambda t minus 1। ये बेसिक इक्वेशन था प्लांक्स लॉ के बेस पर। हमारे पास में कंडीशन क्या है, हमको तो मैक्सिमम चाहिए। आपके पास में जब मैक्सिमम वेवलेंथ है तब क्या है, तो क्या करोगे, वैसे भी हमारी एमिसिव पावर जो है वो वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में, तो क्या करो कि इसको आप वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। आपको पता होगा कोई भी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है। तो इस इक्वेशन को वैसे भी एमिसिव पावर वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में है और इक्वेशन के अंदर भी वेवलेंथ आ रही है, तो यू कैन डिफरेंशिएट दिस वैल्यू फॉर द मैक्सिमम। तो इसको क्या करोगे आप लोग, डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू द मैक्सिमम वेवलेंथ, दैट d e lambda b डिवाइडेड बाय d lambda इज इक्वल टू 0। ये e lambda b इसकी वैल्यू हम हमारे इस इक्वेशन में रखेंगे, d upon d lambda into c1 lambda raised to -5 divided by exponential c2 upon lambda t minus 1। डिफरेंशिएशन करना है आपको, लैम्बडा न्यूमरेटर में भी है, लैम्बडा डिनोमिनेटर में भी है, मतलब आपका डिवाइड का रूल लगेगा। यहाँ पर डिवाइड का रूल क्या होता है, न्यूमरेटर कांस्टेंट, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। ये हमारे लिए डिवाइड का रूल है। एक्सपोनेंशियल, सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखते हैं। एक्सपोनेंशियल c2 upon lambda t minus 1 will be as it is, c1 कांस्टेंट है as it is, lambda raised to -5 इसका डिफरेंशिएशन होगा, पावर आगे, पावर में से आप एक माइनस करोगे तो बेसिक रूल -5 आगे आ गया, -5 minus 1 will be -6 माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल c2 upon lambda t minus 1। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, -1 है मतलब दिस विल बी 0, उसको तो नेगलेक्ट ही कर दो। एक्सपोनेंशियल c2 by lambda t, एक्सपोनेंशियल c2 by lambda t आप लोगों के कांस्टेंट टर्म है, c2 by t लैम्बडा के साथ में मल्टीप्लिकेशन में c2 by t इनटू, अभी 1 upon lambda b एक अलग तरीके से टर्म आएगा तो उसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो डिनोमिनेटर में तो माइनस पावर के साथ -1 upon lambda स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके डिनोमिनेटर का स्क्वायर एज इट इज। ये पूरा टर्म 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, नेगलेक्ट कर दो, बचा क्या, एक्सपोनेंशियल c2 upon lambda t minus 1 into -5 c1 lambda raised to -6, ये पूरा टर्म हो गया, माइनस दिस माइनस will become plus 5 c1 lambda raised to -6 plus c1 c2 lambda raised to -5 into 1 upon lambda square t exponential c2 upon lambda t is equal to 0। इस इक्वेशन को यहां पर, इस इक्वेशन को यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, -5 c1 lambda raised to -6 into exponential, सॉरी मैंने समझाने में गलती की, -5 into this, -5 into -1 will become +5 c1 lambda raised to -6
minus and minus will become plus c1 c2 c1 c2 lambda raised to minus 5 lambda raised to minus 5 into 1 upon lambda square into t 1 upon lambda square into t into exponential c2 upon lambda t is equal to 0। पूरे इक्वेशन को 5 c1 लैम्बडा रेज़ टू -6 के साथ में डिवाइड कर दो। यहां पर आप डिवाइड करोगे, यहां पर आप डिवाइड करोगे और यहां पर भी डिवाइड करना है। यहां पर आप डिवाइड करोगे दिस टर्म विल बी कैंसल आउट, 5 c1 लैम्बडा रेज़ टू -6 विल कैंसल आउट, बचा गया माइनस एक्सपोनेंशियल c2 अपॉन लैम्बडा t माइनस एक्सपोनेंशियल c2 अपॉन लैम्बडा t प्लस 5 c1 लैम्बडा रेज़ टू -6 इज कैंसल आउट प्लस 1 प्लस 5 से आप डिवाइड करो, यहां पर कहीं 5 नहीं है, इट विल बिकम 1/5। क्लियर? लैम्बडा रेज़ टू -5 आप लैम्बडा रेज़ टू -6 से डिवाइड कर रहे हो तो लैम्बडा रेज़ टू -5 लैम्बडा रेज़ टू -5 विल बी कैंसल आउट। लैम्बडा रेज़ टू -1 बचेगा इनटू लैम्बडा स्क्वायर ऑलरेडी है, फिर से बेस अगर सेम है तो पावर का समेशन करोगे तो लैम्बडा रेज़ टू 2 -1 बनेगा लाइक दिस। ये देखो न्यूमरेटर में ऑलरेडी आपके पास में ये टर्म है, डिनोमिनेटर में लैम्बडा स्क्वायर आपके पास में है, आप डिनोमिनेटर में लैम्बडा रेज़ टू -6 से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, इस -5 विल बी कैंसल आउट, यहां पे अभी भी -1 बचा, +2 -1 विल बिकम ओनली लैम्बडा। क्लियर? तो c1 c1 तो आपका डिवाइड हो चुका है, c1 से आप लोगों ने कैंसिल कर दिया, 5 आपके पास में नहीं है तो 1/5, c2 विल बी कांस्टेंट, c2 कांस्टेंट, 1 अपॉन यहां पर सिर्फ एक लैम्बडा बचेगा, 1 अपॉन लैम्बडा t एज इट इज 1 upon lambda t exponential c2 upon lambda t is equal to 0। क्लियर? नेक्स्ट, ये जो इक्वेशन है इसको ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करना है, करने नहीं बैठना है, आप लोगों को डायरेक्ट सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन हमारे पास में कुछ इस तरह से आएगा दैट c2 by lambda t which is मैक्सिमम, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहां पर इसको डिफरेंशिएट किया था मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो वैल्यू कुछ इस तरह से बनेगी c2 by lambda max into t is equal to 4.965। हमको lambda max into t चाहिए, इसको इक्वल टू का इससे मल्टीप्लाई कर दो और 4.965 c2 पे डिवाइड में आ जाएगा, टर्म्स को अरेंज करना है। तो lambda max into t is equal to c2 divided by 4.965। c2 की वैल्यू है आपके पास जो हम लोगों ने प्लांट्स लो के अंदर देखा था, वही वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखेंगे 1.439 into 10⁴ डिवाइडेड बाय 4.965 तो है इनटू माइक्रोमीटर केल्विन। अगर ये नहीं लिखा है ना तो आधा मार्क्स कट जाएगा, ये ध्यान रखना। मैक्सिमम वेवलेंथ टेंपरेचर के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट तभी आ रही है जब आपके पास में ये यूनिट है, इसकी वैल्यू, ये याद रखना। डिवाइड करने पर आंसर मिलेगा 2898 माइक्रोमीटर केल्विन। इस माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना तो अभी कर सकते हो। लैम्बडा मैक्स टी अप्रोक्सीमेट 2900। ये याद रखना, जरूरी नहीं है कि ये ही वैल्यू आप लोगों को लिख के दे दे। कितनी बार जीटीयू में एक दो बार ये भी हुआ है कि आपको इस तरह से इक्वेशन दे दी है, प्रूव दैट लैम्बडा मैक्स इनटू टी इज इक्वल टू 2900 माइक्रोमीटर केल्विन। तब आप लोगों की विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की थियरी ही बनेगी, ये ध्यान रखना। तो ये विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की वैल्यू थी, थियरी इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ्स लॉ और विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ दोनों के दोनों। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।